शीला दीक्षित के इंतकाल के हवाले से। कांग्रेस की सीनियर लीडर, दिल्ली की साबिक वज़ीर आला और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर शीला दीक्षित का आज इंतकाल हो गया। शीला दीक्षित ने 81 साल की उम्र में दिल्ली के स्कॉट अस्पताल में आखिरी सांस ली। कल शीला दीक्षित की आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शीला दीक्षित के घर पहुंचकर इन्हें खराज अकीदत पेश किया और इनके अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। कांग्रेस की सीनियर लीडर शीला दीक्षित के खानदानी जराये के मुताबिक उन्हें सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद स्कॉट अस्पताल में दाखिल करा गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। बताया जाता है कि वो तवील अरसे से बीमार चल रही थी। अस्पताल जराये के मुताबिक डॉक्टर अशोक सेठ की क़यादत में कई डॉक्टर इनकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन इन्हें दोपहर में एक मरतबा फिर दिल का दौरा पड़ा और 3:55 पर इनका इंतकाल हो गया। शीला दीक्षित के इंतकाल की खबर सुनकर कांग्रेस के हल्के में गम और अफसोस की लहर दौड़ गई। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह समेत मुतादिद कांग्रेस लीडरों ने शीला दीक्षित के इंतकाल पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी सीनियर कांग्रेस लीडर शीला दीक्षित के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया और कहा कि उन्होंने दिल्ली के तरक्याती कामों में काफी अहम ताउन किया था। दीगर सियासी पार्टियों और लीडरों ने भी शीला दीक्षित के इंतकाल पर अफसोस जाहिर किया। शीला दीक्षित ने हाल ही में 27 जून को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात कर दिल्ली की बिगड़ती सूरत हाल पर फिक्र जाहिर की थी। शीला दीक्षित को हमेशा दिल्ली की फिक्र लाहक रहा करती थी और वो दिल्ली की तरक्की के लिए आवाज बुलंद करती रहती थी, लेकिन अब ये आवाज खामोश हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब आइए एक तायराना निगाह डालते हैं शीला दीक्षित की हालात जिंदगी पर। कांग्रेस की सीनियर लीडर शीला दीक्षित की पैदाइश 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूरथला में हुई थी। शीला दीक्षित 1998 से 2013 तक 3 मरतबा दिल्ली की वज़ीर आला रहीं। वो दिल्ली कांग्रेस की सदर भी रहीं। शीला दीक्षित को 2014 में केरल का गवर्नर बनाया गया था। हालांकि उन्होंने 25 अगस्त 2014 को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। शीला दीक्षित इस साल शुमाल मशरक़ी दिल्ली से लोकसभा का इंतखाब लड़ी थी। इस इंतखाब में इन्हें बीजेपी के मनोज तिवारी से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। शीला दीक्षित 1984 से 1989 तक कन्नौज लोकसभा हलके से रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुई थी और 1986 से लेकर 1989 तक मरकजी वजीर का ओहदा भी संभाला था। 1984 से 1989 तक रुकन पार्लियामेंट रहने के दौरान शीला दीक्षित ने यूनाइटेड कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी भी की थी। शीला दीक्षित को कांग्रेस में काफी अजमत की निगाह से देखा जाता था। इन्हें कांग्रेस सदर सोनिया गांधी का भी काफी करीबी समझा जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस बीच कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने सीनियर कांग्रेस लीडर शीला दीक्षित के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने शीला दीक्षित को एक अजीम रहनुमा करार दिया। दुख हुआ मुझे इस बात को सुन के। शीला जी मेरे से बहुत प्यार करती थी, मैं भी उनसे जब भी मिलती थी तो बहुत खुशी से, प्यार से मुझे हग करती थी और उन्होंने जो दिल्ली के लिए किया, जो देश के लिए किया, वो पूरा देश याद रखेगा। दिल्ली के विकास के लिए। बड़ी क्षति है ये जी, कितनी बड़ी क्षति है ये राजनीतिक कांग्रेस के लिए, कितनी बड़ी क्षति है ये? बहुत बड़ी। शीला जी एक बड़ी लीडर थी कांग्रेस की और उन्होंने उनका जो योगदान रहा कांग्रेस पार्टी को भी और पूरे देश की राजनीति के लिए और खास तौर से दिल्ली के लिए, वो देश याद रखेगा।
वहीं सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने भी दिल्ली की साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित के इंतकाल पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि उनके इंतकाल से पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। शीला जी के देहांत पर बहुत ही अफसोस हुआ। पार्टी के कारण भी मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं तकरीबन 42-43 साल से उनको जानता था, तो हमारा व्यक्तिगत तौर पर एक भाई बहन का रिश्ता था। मैं शुरू से ही 42-43 साल से उनको दीदी बोलता था और वो आज तक वही रिश्ता हमारे बीच में रहा। उनके देहांत से पार्टी को भी बहुत नुकसान हुआ है और मैं कहूँगा व्यक्तिगत तौर पर हमारी एक बड़ी बहन थी, वो बड़ी बहन हमको छोड़ के। कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल ने भी शीला दीक्षित के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। भी हूँ, दुखी भी हूँ। शीला जी हमारे बीच में नहीं रही। शी वॉज अ फाइटर और अंतिम श्वास तक वो अपना काम करती रही। दिल्ली में जिस तरह से उनके टेन्योर के दौरान काम हुआ वो हमेशा हमेशा याद रहेगा, एक स्वर्ण युग की तरह याद रहेगा। उनके निधन से काफ़ी तकलीफ पहुंची है, न सिर्फ दिल्ली को, पूरे देश को। तो मैं समझता हूं कि जो भी आफत आन पड़ी है कांग्रेस पे, उनके परिवार पे, हम सब पे सहन करने के लोगों। इसी दौरान कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीनियर कांग्रेस लीडर शीला दीक्षित के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। दीक्षित जी, उमाशंकर दीक्षित जो गवर्नर थे, उनके साथ ही यहाँ आए थे और जब कभी भी हम गवर्नर के पास जाते थे तो शीला दीक्षित जी का मुलाकात होता था। बहुत ही समझदार और काबिल महिला हमसे दूर हो गई है। हम खास करके कांग्रेस पार्टी को एक तो राजकीय दृष्टि से भी धक्का पहुंचा है। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी शीला दीक्षित के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। जी का पूरा के पूरा राजनीतिक सामाजिक जीवन भारत के लोगों के लिए एक उदाहरण, एक नज़ीर है। केंद्रीय मंत्री के रूप में, संसद सदस्य के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के रूप में उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिम्मेदारियों पर काम करते हुए भी वो हमेशा जो है वो लोगों के सरोकार के प्रति, लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रति पूरी समर्पण भाव से उन्होंने काम किया है। आज उनका निधन निश्चित तौर से जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र को एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक बहुत बड़ी क्षति है, जो कि अपूर्णीय क्षति है। मैं उनके श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और मैं दुआ करता हूं कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें। वहीं दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने भी दिल्ली की साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला जी का निधन बहुत दुखद खबर है और मैं दिल्ली सरकार की ओर से, दिल्ली के सभी लोगों की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। दिल्ली की जनता ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया। दिल्ली के लोग याद करते हैं उनको और ईश्वर इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को, उनके चाहने वालों को, सबको शक्ति दे कि इस नुकसान को। सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी ने भी शीला दीक्षित के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। भारी शोक प्रकट करते हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। शीला जी 15 साल तक यहाँ पर मुख्यमंत्री रही दिल्ली में और उनके काम को आज भी सभी लोग याद करते हैं। यहाँ पे लाखों लोगों की ज़िंदगी की हैसियत को बढ़ाया उन्होंने और जो सहूलियत दिल्ली के अंदर जो लाई गई थी उस समय, उसी से दिल्ली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी चल रहा है। बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने भी शीला दीक्षित के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। अचंभित हूं, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि शीला जी नहीं रही। शीला जी का ऐसे जाना बिल्कुल अचंभित करने वाला है। दिल्ली बहुत मिस करेगी शीला जी को।
और शीला जी दिल्ली और देश की राजनीति में अच्छे तौर पे याद करी जाएंगी। शीला पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी ने भी शीला दीक्षित के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। लगता नहीं था इतनी जल्दी जाएंगे, क्योंकि पीछे अभी इलेक्शंस में भी उन्होंने काम किया और लगता था कि तंदुरुस्त हो रहे हैं, लेकिन बहुत दुख की बात है कि सुना है कि वो चली गई। मैं बहुत सालों से उनको जानती थी। बहुत अच्छी इंसान थी, बहुत अच्छी इंसान थी और बहुत ही कल्चरल थी, वेल मैनर्ड थी, बड़े प्रेम से बोलती थी। और मेरे विचार में उन्होंने दिल्ली में बहुत उधार और सुधार किया था। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी उस वक़्त जितने फ्लाईओवर्स बने, स्टेडियम्स बने, ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। सो मैं समझती हूँ दिल्ली हमेशा उनको याद करेगी, जो उन्होंने उस वक़्त बहुत अनथक काम किया था। खबरनामे में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क चैनल्स, 15 लैंग्वेजेस, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66 पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। खबरनामे में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि कश्मीर में आज़ादी की रट लगाई जाती है, ताहम नौजवान नहीं जानते कि इन्हें किससे आज़ादी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरह आज़ादी किसी को कबूल नहीं है। राजनाथ सिंह ने जम्मू के जिला सांबा में एक तकरीब के मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया। वजीर दिफा ने कहा कि हिंदुस्तान तेजी के साथ तरक्की कर रहा है और आइंदा बरसों में मुल्क का शुमार दुनिया के 3 सरकर्दा ममालिक में हो जाएगा। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने बसंतर ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। बसंतर दरिया पर 40 करोड़ रुपए की लागत से 617 मीटर तवील ब्रिज तामीर किया गया है। आजादी की जो रट लगाई जाती है, आज तक वो हमारे नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को यह नहीं बतला पाए कैसी आजादी है, किस देश की मिसाल है उनके सामने। जिस देश की आजादी की बात वह लोगों के सामने करते हैं, क्या वो पाकिस्तान की तरह आजादी चाहते हैं? बहनों भाइयों, ऐसी आजादी किसी को कबूल नहीं हुई। फिर से अपनी बात दोहराना चाहता हूं, यकीन रखिएगा जिस दृष्टि से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, आज के 10-11 वर्ष के अंदर ही भारत दुनिया के 3 आर्थिक दृष्टि से जो ताकतवर देश हैं, रूस, चीन, अमेरिका, उनमें से एक देश को पीछे छोड़कर दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। आप यकीन रखना।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर के खिता द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। राजनाथ सिंह के हमरा मरकजी वजीर ममलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, फौजी सरबरा जनरल बिपिन रावत और जीओसी नॉर्थ कमांड लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह भी थे। वजीर दिफा ने कहा कि करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क गैर मामूली शुजाअत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले फौजी जवानों को याद करता है। इन जवानों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने ऑपरेशन विजय की तफसीलात से वजीर दिफा को वाकिफ कराया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने फौजी जवानों के साथ चाय नोश की और इनसे तबादुला ख्याल किया। पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने राजौरी के बाबा खोरी नौशहरा में फायरिंग की। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी फायरिंग में किसी हलाकत की खबर नहीं है, ताहम लोगों में काफी खौफ दहशत का माहौल है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के तनाज़े का हल आपसी बातचीत के जरिए निकालने की वकालत करने वाले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अपना बुनियादी मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के तनाज़े के हल के लिए अब तक की तमाम मसालिहती कोशिशें नाकाम हो गई हैं। ऐसे में अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही हल किया जाना चाहिए। इलाहाबाद में न्यूज़ 18 से बात करते हुए अखाड़ा परिषद के सदर नरेंद्र गिरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के हल के लिए जो मसालिहती पैनल बनाया था वो अपने मकसद में नाकाम रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बनाया है वो असफल हो गया है, वो उसकी बात को सुनता भी नहीं। वहाँ अयोध्या में मैं पहले भी कहा था कि वह पैनल बिल्कुल निष्क्रिय है। अगर वास्तविक रूप से सुप्रीम कोर्ट को कोई पैनल बनाना है तो अयोध्या के जो मुख्य संत हैं उनको ले, मुस्लिम धर्मगुरु ले, तो कोई समाधान हो सकता है। रह गई बात राम मंदिर का मुद्दा, हम लोग बड़ा प्रयास किए आम सहमति के लिए, हम लोग भी असफल रहे। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय सर्वमान्य है तो उन्हें अब निर्णय कर देना चाहिए, ज़्यादा टालना उचित नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट बार बार पैनल के हिसाब से कि उनको जो तारीख बढ़ा रहा है वो भी उचित नहीं है। मारूफ शिया आलिम दीन मौलाना कल्बी जव्वाद की रिहाइशगाह पर हुजूमी तशद्दुद के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। मौलाना कल्बी जव्वाद, नकवी, एडवोकेट महमूद प्राचा और मौलाना फजलुल मनान आजमी ने की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया कि मॉब लिंचिंग से पूरी दुनिया में मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है। दलित, मुस्लिम और दीगर पसमानदा लोग जुल्म तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं। मॉब लिंचिंग से लोगों को बचाने के लिए तरबियत दिए जाने का फैसला किया गया है। 26 जुलाई को आसिफी इमामबाड़े में तरबियती कैंप मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस कैंप का मकसद लोगों को भड़काना नहीं बल्कि दस्तूर ने जो अपनी हिफाजत करने के लिए असलहा रखने के हक दिए हैं इनसे वाकिफ कराना है। 26 तारीख को पहला कैंप हमारा जो है लीगल ट्रेनिंग देने का लोगों को कि किस तरीके से राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो किसी भी शख्स को अवेलेबल है, ना सिर्फ अपनी जान और माल की हिफाजत करने के लिए बल्कि किसी भी उस मजलूम की जान और माल की हिफाजत करने के लिए हमारा जो इंडियन पीनल कोड है धारा 96 से लेकर 106 तक इस बात की इजाज़त देता है और ये कहता है कि कोई भी ऐसा काम जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में हुआ है वो जुर्म नहीं है। ये कानूनी बात बताई जाएगी, किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा और किस तरह से अप्लाई किया जाएगा असलहे के लिए। इसके अलावा कोई वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं होगी कि कोई ट्रेनिंग दी जाए किसी को या किसी को असलहा चलाना सिखाया जाए। हम अपनी बात इमामबाड़े की बात कर रहे हैं, अपनी आसिफी मस्जिद की बात कर रहे हैं। कहीं और ऐसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं है। यूपी के सोनभद्र में हुए इज्तिमाई कत्ल की वारदात को लेकर इलाहाबाद में कांग्रेस अक़लियती मोर्चे ने रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। इलाहाबाद में वाक़ नेहरू खानदान की आबाई रिहाइशगाह आनंद भवन के बाहर कांग्रेस अक़लियती मोर्चे के कारकुनान ने सोनभद्र इज्तिमाई कत्ल आम के खिलाफ अलामती जंजीर पहनकर एहतजाजी मुजाहरा किया। कारकुनान ने सोनभद्र में प्रियंका गांधी को मुतासरा खानदान से ना मिलने देने और इनको पुलिस हिरासत में लिए जाने के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। मुल्क की हिंदू मुस्लिम एकता को बचाने के लिए मदारिस इस्लामिया के तलबा अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। इसी मकसद के तहत लखनऊ में सैकड़ों तलबा मदारिस से निकलकर इन अस्पतालों में जा रहे हैं जहां खून ना मिलने के सबब लोगों की मौत
वाक़ हो रही है। पयाम इंसानियत की ये मुहिम इसलिए चलाई जा रही है ताकि इंसानियत की खिदमत हो सके और लोग इस्लाम और अहले इस्लाम के बुनियादी मकासद को समझ सकें। पेश है लखनऊ से तारिक कमर की ये खास रिपोर्ट। हम अपने नाजरीन को ये याद दिलाना चाहते हैं कि खून का अतिया देने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने पुलवामा हमले के बाद बलरामपुर अस्पताल पहुंचकर अपना खून अपने मुल्क के जख्मियों और उन फौजी भाइयों के लिए पेश किया था जो मुल्क की सरहदों की निगहबानी कर रहे हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि गुज़िश्ता 2 साल में 600 से ज़्यादा हिंदू भाइयों की जान इन्हीं मदारिस के तलबा के खून से बची है। सैकड़ों गरीबों को जिंदगी की सांसें मिली हैं। जो लोग इस वतन और अहले वतन के लिए अपना खून दे सकते हैं वो क्या नहीं कर सकते। जो खून का अतिया दे चुका होगा वो बाकी जो छोटी मोटी खिदमत होती है उसके लिए देना आसान हो जाएगा। एक मरतबा अगर आप किसी के लिए अपनी जान का हिस्सा दे दें तो रुपया देना और दौलत देना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो एक तरह से इनकी ट्रेनिंग है, दोनों फ़ायदे हैं। इन नौजवान नस्ल की ट्रेनिंग है कि वो खिदमत खल्क़ अंजाम दें, इंसानियत की खिदमत अंजाम दें। और दूसरी तरफ जो बेचारे गरीब लोग हैं और इलाज के लिए उनके पास पैसे बहुत कम हैं या नहीं हैं, उनका ताउन हो जाता है, उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। ये मुल्क से मोहब्बत का नमूना है। हिंदू भाइयों और दीगर मज़ाहिब के लोगों के लिए ये एक पैगाम है कि अहले ईमान और अहले इस्लाम का सही किरदार किसी की जान लेना नहीं बल्कि अपना खून देकर भी जान की हिफाजत करना है। हम चाहते हैं कि हम खून के ज़रिए से जो इस हिंदुस्तान को सींचा गया है, हम इसको चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाई और जो दिगर कौम के जो दिगर वो है लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारा खून हम उनको पेश करें, हम ये बताएं कि हम और आप एक हैं। भाईचारे को अपने इस काम के ज़रिए से आम कर सकें, क्योंकि आजकल जो हिंदुस्तान में जो हो रहा है, जो कास्ट का है या किसी और अदर कास्ट का है, हम उस चीज़ को मिटाना चाहते हैं। आपस में भाईचारा स्थापित हो, एक दूसरे के दुख दर्द में आदमी काम आए, एक दूसरे के लिए अच्छा इंसान बने। ये इस्लाम का प्याम है, इंसानियत का प्याम है। लोग मदारिस पर इल्ज़ाम लगाएं या उन्हें दहशतगर्दी के अड्डे कहें, लेकिन मदारिस के लोग अपना काम अपनी असली तालीम की रोशनी में करते रहना चाहते हैं। खून का अतिया देने वाले ये लोग कहते हैं कि जब किसी हिंदू या दूसरे मजहब के भाई की जान इन लोगों के खून से बचती है तो इन्हें जिस खुशी का एहसास होता है उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इन लोगों का मानना है कि खून का अतिया एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए न सिर्फ लोगों को ज़िंदगी का तोहफ़ा नसीब होगा बल्कि मुल्क का माहौल भी खुशगवार हो जाएगा, नफ़रतों का इजाला मुमकिन हो सकेगा। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। भोपाल मुतवली कमेटी औकाफ आमा ने मुस्लिम तलबा को तालीम से आरास्ता करने का बड़ा कदम उठाया है। फैसले के तहत तलबा को न सिर्फ मुफ्त किताबें मुहैया कराई जाएंगी बल्कि इन्हें स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। पेश है यह खास रिपोर्ट। भोपाल में मुतवली कमेटी औकाफ आमा का क़याम तो 80 की दहाई में अमल में आया था। कमेटी के क़याम का मकसद भोपाल की वक्फिया इमलाक पर नजर रखने के साथ साथ इससे होने वाली आमदनी से मुस्लिम समाज की तालीम और दूसरे फलाही काम को अंजाम देना है। लेकिन कमेटी इससे पहले इन मकासद की जानिब कभी संजीदगी से गौर नहीं कर सकी। मुतवली कमेटी औकाफ आमा ने बड़ा फैसला उठाते हुए 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। स्कॉलरशिप के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए 30 जुलाई हमने आखिरी तारीख रखी है। 30 जुलाई तक जितने भी फॉर्म हमको मिलेंगे हम उनके ऊपर अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी वाजिब एप्लीकेंट्स हों उनको दी जाए। 9, 10, 11, 12 ये जो हमारा रीढ़ की हड्डी जिसको अपन मानते हैं वो 9, 10, 11, 12 होता है, वहीं से हम लोग स्कॉलरशिप शुरू करते हैं। मुतवली कमेटी औकाफ आमा ने मुस्लिम तलबा व तालिबात को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने के लिए सिर्फ खुद को स्कॉलरशिप देने तक महदूद नहीं रखा बल्कि इसने भोपाल के 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा को मुफ्त कोर्स की किताबें भी फराहम करने का फैसला किया है। अगर एजुकेशन होगी तो बच्चा जो है ना नई दुनिया में कदम रख सकता है। बगैर एजुकेशन के आजकल जो है ना किसी का कोई भविष्य नहीं। सब हम लोग देखते हैं जो लोग जो है ना यहाँ आते हैं वो अपनी रोटी खुद नहीं
कमा सकते, इतने मजबूर होते हैं, तो वो कहाँ से बच्चों को किताबें देंगे, ये बताइए। किताबें तो साहब हम जितने बच्चे आएंगे सबको देंगे, भले हाँ कुछ भी हो जाए, किताबें सब बच्चों को देंगे। कमेटी ने स्कॉलरशिप और किताबों की फराहमी के लिए तलबा से दरख्वास्तें मंगवाई हैं। जरूरतमंद तलबा 30 जुलाई तक मुतवली कमेटी में अपने फॉर्म जमा करके न सिर्फ स्कॉलरशिप बल्कि मुफ्त किताबें हासिल करके तालीम हासिल करने के अपने ख्वाब को शर्मिंदगी ताबीर कर सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। बेंगलुरु में महफिल निसा का सालाना जलसा मुनाकिद हुआ। हुस्नात कॉलेज में मुनाकिदा तकरीब में उर्दू जबान और अदब की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल पर रोशनी डाली गई। हैदराबाद के अनवारुल उलूम कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर आनंद राज वर्मा ने खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद कल भी और आज भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मरकज रहा है। निज़ाम के दौर के आखिरी बरसों में चंद ताकतों ने फिरकावारियत को बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिशें कामयाब नहीं हुई। इजलास में कर्नाटक में उर्दू तालीम को फरोग देने, नौजवान नस्ल को उर्दू से जोड़ने पर जोर दिया गया। इसी के साथ खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।